सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है आपका NEP 2020। इसके बाद RT NCA बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रश्न ये है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। तो आपको नई शिक्षा नीति मतलब राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अगर आपको नहीं पता है तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो है EVS के टॉपिक वाइज अभी हिंदी के मैथ के सभी चीज़ों की करी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको लगता है अपडेटेड कंटेंट पढ़ना चाहिए आपको, और PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा ये अभी आपको अगर नहीं पता है तो अब कॉन्सेप्ट देखने के बाद सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं NEP 2020 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो NEP 2020 जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो थी, इसको NEP का मतलब ये नहीं होता न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी होता है। इसको याद रखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसकी जो चर्चा शुरू हुई कि भैया अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है, ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो पुराने सिस्टम से अगर पढ़ाई होगी उससे विकास हो नहीं पा रहा, तो अब कुछ चीज़ें और अपडेट करनी चाहिए। तो चर्चा 2015 में शुरू हुई। 2 लाख से ज़्यादा सजेशन आए कि ये चीज़ें बदलाव करनी चाहिए, जिसमें से आप देखोगे 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सुझाव मांगे गए। यहाँ पर मतलब मांगे तो गए ऑल ओवर इंडिया से, इतने जिलों कहीं ना कहीं देखोगे इतने गाँव, इतने ब्लॉक, इतने ज़िले से सुझाव पहुँचे। फाइनली 29 जुलाई 2020 को ये लागू हो गया है। पूछा जाता है, याद रखेंगे 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ। और एक चीज़ और याद रखना, 29 जुलाई जो है वो क्या चीज़ है, 29 जुलाई टाइगर, जो आपका टाइगर होता है, टाइगर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, एलिफेंट डे, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष कौन है, जब ये लागू हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इसको याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जाता है। सेकंड NEP में क्या हुआ था, जब दूसरा NEP आया था उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा NEP कब आया था, पहला NEP तो 1968 के आसपास आया। दूसरा जो NEP आया वो 1986 में आया। अब दूसरे NEP को जब आया ना, तो इसमें उस समय क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, जिसको MHRD कर दिया गया, ठीक है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया, डिपार्टमेंट कर दिया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जब दूसरा में MOE से MHRD कर दिया गया, लेकिन अब फिर से MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत की जाएंगी। इतना प्रीमियम कंटेंट मैं आपको, पेड कंटेंट जो है अभी फ्री में आप लोगों को यहाँ पर PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, कि अभी तक इस सदी में एक भी शिक्षा नीति आई नहीं है, ठीक है। 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला गया। देखिए पुराने, ये पूछा जाता है कि कितनी साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला गया, तो 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदला गया। सामान्य सुधार क्या हुए हैं उसको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं अलग से लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए NEP 2020 में पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदल करके नया पाठ्यक्रम लाया गया है। जैसे कि आप जो पुरानी पुस्तकें पढ़ते थे बहुत लेंदी थी, जब 11th-12th में हो गया आपने देखा होगा कितनी मोटी मोटी किताबें थी, अब उसको बदला जाएगा। वो चीज़ें रखी जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि मुग़लों का जो इतिहास था उसको बुक से गायब कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, उन्हें ऐसा लगा कि इसको गायब कर देना चाहिए, पढ़ाने का कोई औचित्य होता नहीं है, उससे बच्चों को सीख तो कुछ मिलती नहीं है, तो क्या मतलब बनता उस चीज़ को पढ़ाने का, ठीक है। तो अकबर बिरबल की कहानियाँ तो चल ही रही हैं, लेकिन अकबर को पढ़ाना बैन कर दिया गया पाठ्य पुस्तकों में। प्री स्कूल से माध्यम तक की शिक्षा दी जाएगी। प्री स्कूलिंग पहले क्या था, प्राइमरी स्कूल से लेकर के बातचीत की जा रही थी, और बाकी जो CBSE बोर्ड वाले थे वो प्री स्कूलिंग कराते थे, जैसे नर्सरी, LKG, UKG। अब सभी लोग कराएंगे यहाँ पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी जो स्कूलें हैं जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे। प्री प्राइमरी जैसे प्ले स्कूल हो गया, ठीक है, नर्सरी, LKG और UKG सारी चीज़ें। अब क्या होगा, पिछला जो पैटर्न था वो 10+2+3 का था। जैसे कि 10वीं पास की आपने, फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जाते हो एकेडमिक के लिए, फॉर हायर एजुकेशन के लिए, जैसे ग्रेजुएशन करते हो आप, ठीक है। लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया 5-3-3-4। आखिर ये 5-3-3-4 है क्या, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखेंगे तो NEP दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो आप कभी कुछ सीख भी नहीं पाएंगे, सच्चाई यही है, ठीक है, क्योंकि टीचर के पास पेशेंस होना चाहिए। NEP 2020 राज्य बाध्यकारी नहीं है। जैसे NEP जो 2020 है ना, इसमें राज्य बाधा नहीं डाल सकता, नहीं हमारे यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारे यहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
एनईपी 2020 सबके लिए बाध्यकारी है। अगर जो चीज़ बच्चों के लिए अच्छा है वो बच्चों के लिए लागू की जाएगी, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब जो है 3 से लेकर के 18 साल के छात्रों को आरटी 2019 के तहत रखा गया है। आरटी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे 1-2 दिन बाद, जैसे कि एनसीएफ आरटी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले क्या था ना कि जैसे आपने देखा होगा 5 से लेकर के 7 साल के बच्चों का ना एडमिशन हुआ करता था क्लास 1 में। इसी के बीच में बच्चे क्लास 1 में आए तो एडमिशन होगा, उससे पहले कोई पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन अब क्लास 3 का बच्चा जो है वो प्ले स्कूल में, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में जाएगा। ठीक है, जिसको ECCE के अंतर्गत रखा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसको आंगनबाड़ी कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे दोस्त, जल्दीबाजी नहीं है। बहुत अच्छा खासा स्लाइड है यहाँ पर, और इस स्लाइड लाने का उद्देश्य यही है कि चीज़ें आप लोगों को ना देख करके समझ में आए। ठीक है, कई सारी चीज़ें देख करके समझ में आती हैं, तो इतने अच्छी तरीके से फ़ॉन्ट डिज़ाइन किया गया है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एनईपी 2023 में कुछ बदलाव होंगे, जैसे कि जैसे जैसे साल जाएगा 2021 होगा, 2022 होगा, 2023 होगा, बदलाव तो होंगे ना। ठीक है, तो वैसे ही छात्रों को 6वीं क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। आपने देखा होगा मोदी जी पीएम स्किल योजना चला रहे हैं। ये योजना है क्या? तो इससे बच्चों को स्किल डेवलप कराया जाएगा। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो कि आपका नौकरी नहीं हुआ, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, प्राइवेट जॉब करोगे। अगर प्राइवेट फील्ड में जाओगे तो कहेंगे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपका तो हुआ नहीं, फिर आप तो बेकार हो, क्या मतलब बनता है। और प्राइवेट अगर स्कूल्स में जाओगे तो सैलरी बहुत कम मिलेगी। अगर आप मेल हो तो आपके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, आप तो घर ही नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपके पास कोई अगर स्किल होगी, जैसे आपने कोडिंग सीख ली, तो आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ डिग्री नहीं देखी जाती। ठीक है, सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड किए जाएंगे, डिजिटली सारी चीज़ें होंगी। जैसे आपने देखा बहुत सारे स्कूल्स में अब क्या है, डिजिटल बोर्ड लग रहे हैं। ठीक है, अब बोर्ड से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना चेंज होता है, ज़माने के हिसाब से अपडेट होना पड़ता है। नहीं तो दूसरे बच्चे अच्छे डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे और सरकारी स्कूल के बच्चे जो है फेल हो जाएंगे। तो ये जो मैक्सिमम चीज़ें देखी जा रही हैं, ये सरकारी स्कूल के लिए दिखाई जा रही हैं। प्राइवेट वाले तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट, बहुत सारी चीज़ें डिजिटली हर चीज़ में करेक्ट हैं, हर चीज़ सिखाई जा रही है प्राइवेट में। लेकिन ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सरकारी के लिए बताई जा रही है मैक्सिमम, अगर आप बात करेंगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी प्रकार के ई कंटेंट को क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब प्राइवेट की अगर बात करोगे तो प्राइवेट में तो सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाती है, या नहीं बोलोगे तो जुर्माना फाइन वाइन करते हैं सब। लेकिन अब क्या है कि सरकारी स्कूल्स जो होते हैं ना, वो आपको एक सुविधा देते हैं कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी तक क्या था कि सिर्फ भाषा अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते थे, कंटेंट तो आपका हिंदी इंग्लिश में था। लेकिन अब बुक तो आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा ही, लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पर आपके जो कंटेंट होंगे वो आपकी भाषा में डब कर दिए जाएंगे। जैसे फिल्में साउथ की हिंदी में आ जाती हैं, वैसे ही जो आपका हिंदी है वो आपकी क्षेत्रीय, जैसे भोजपुरी में भी आपको किताब देखने को मिलेगा। ठीक है, ई लो पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, नई शिक्षा नीति के माध्यम से वर्चुअल लैब डेवलप किए जाएंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत एक लैब भी डेवलप किया जाएगा। यहाँ से भी वर्चुअल मतलब समझते हैं ना, जो ओरिजिनल ना हो, मतलब आपको दिखाई दे, लगे कि कुछ है। तो वर्चुअल लैब जैसे प्रोजेक्टर होता है, उस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की जाएगी जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, क्रिएटिविटी आए उनके अंदर। विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना और पाठ्यचर्या ढांचे को इतना किया गया है, 5 + 3 + 3 और 4। तो आपको पता है कि ये क्या है, अब मैं बताने जा रहा हूँ ये क्या है। सबसे पहला जो होता है ये 5 को बोला जाता है मूलभूत अवस्था। शिक्षा की इस अवस्था में 3 साल की पूर्व विद्यालय, जैसे कि 3 साल आपने देखा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 साल ये हो गया, +1 और 2, तो ये 3 साल हो गया, और ये हो गया 2, 5। तो ये जो 5 है ना, ये मूलभूत अवस्था है। मूल मतलब क्या होता है? जड़, फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन एज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल यहाँ पर आप स्पेंड करेंगे। जैसे क्लास 3 साल का हो गया बच्चा, अब 3 साल ये चीज़ें पढ़ेगा तो हो जाएगा 6 साल का। अब 6 साल का हो जाएगा तो, और क्लास 1, 2 पढ़ेगा तो 8 साल का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ेगा? फिर 3, 4 और 5 पढ़ेगा तो फिर हो जाएगा 11 साल का। और फिर उसके बाद 6, 7 और 8 पढ़ेगा तो फिर हो जाएगा 14 साल का। और आपको पता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। क्यों है 6 से लेकर के 14 साल तक के लिए बच्चों की? क्योंकि 6 साल का बच्चा जो होता है वो क्लास 1 में एंटर कर जाता है। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज करा गया है, और अब ये चीज़ हो गया है कि 3 से लेकर के 18 साल तक का बच्चा आरटीई के अंतर आएगा।
आप चीज़ें समझ पा रहे हो। पहले क्या था, 6 से लेकर के 14 साल तक का बच्चा जो है आरटीई के अंदर था कि मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब 3 से लेकर के 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दी आपको। प्राथमिक शिक्षा देख लेते हैं, तो हाँ, प्राथमिक शिक्षा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देख लीजिए। एफएलएन पर जोर दिया जा रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। फाउंडेशनल मतलब क्या होता है, मूलभूत। लिटरेसी मतलब कि लिखना पढ़ना जानता हो। न्यूमरेसी मतलब नंबरों का ज्ञान हो उसको। तो ये एफएलएन बार बार पूछा जाता है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है एफएलएन। ठीक है, कक्षा 3 तक सभी को यहाँ पर ये सारी चीज़ें एडॉप्ट करनी है, जैसे कि उसको पढ़ने आ जाना चाहिए, उसको नंबरों का ज्ञान हो जाना चाहिए, जिसको निपुण भारत के अंतर्गत 2026 और 2027 तक का टारगेट रखा गया है कि जो 3 क्लास तक के बच्चे हैं उनको 100% साक्षर कर दिया जाए। ठीक है, पाठ्यचर्या में सामग्री को कम किया जाएगा। देखिए, बहुत सारा अगर भार लेकर के किताबों में चलते हो तो ऐसा तो है नहीं सारी किताब को आप रट डालोगे, ऐसा तो है नहीं। आप अगर 10 चैप्टर लेकर के चलते हो और वो आप सही से कर लेते हो, लेकिन आपके बुक में 20 चैप्टर है, तो ये 10 चैप्टर रखने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, वो 10 फालतू के हैं, बोझ बनाने का काम करते हैं और मोटिवेशन को डाउन करते हैं। यार इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ पाऊंगा। आपको पढ़ने की आदत है तो आप तो निपटा दोगे, लेकिन कोई बच्चा जो स्टार्ट कर रहा है उसको तो डर लगेगा, इतनी मोटी, आज तक मैंने इतनी पतली पतली किताबें ख़त्म नहीं कर पाई, तो इतनी मोटी किताब कैसे ख़त्म हो सकती है, तो वो तो पहले ही मर जाएगा। तो इसीलिए किताबों को अगर हल्का किया जाएगा तो आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, पतली किताब है, 2-4 दिन में निपटा देंगे, 2-4 महीने में निपटा देंगे। लेकिन मोटी होगी तो सोचेगा साल भर में ख़त्म नहीं होगा, तो वो मोटिवेशन पहले ही डाउन। इसलिए किताबों को कम किया जाएगा, कहने का मतलब है कि उनके सिलेबस को कम किया जाएगा। ठीक है, अनुभव परक अधिगम होगा, जिसमें बच्चे जो हैं अनुभव के साथ सीख सकें। अगर अनुभव ही नहीं मिलेगा तो कैसे सीखेगा बच्चा। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आप, जैसे कि मान के चलो कि मैं जो भी अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूँ, आप आकर के कंज्यूम करते हो और आपको लगता है कि यार हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सिस्टम से चल रही हैं। मैं चाहता तो आपको सीधे ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, इन 30 क्वेश्चन को कर डाला तो लाइफ जिंगल आला, इन 40 क्वेश्चन को कर दिया तो यहीं से फंसेंगे। ये तो सबसे आसान है ब्रो, 40 क्वेश्चन लेकर के आऊँ मैं आपको डिस्कस कर दूँ, लेकिन क्या आपको बेसिक पता है? जब आप फाउंडेशन नहीं पता, क्यों रिजल्ट इतने कम होते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया सभी आ जाते हैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने की, हमको तो सब पता है, हमको तो सब पता है। और यूट्यूब पर आने के बाद आप देखोगे कि जब 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 2 से 2.5 लाख 3 लाख बच्चे ही क्यों पास होते हैं? और वही बच्चे पास होते हैं जो पिछली बार भी पास हुए थे, बाकी बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? रीज़न यही है कि आप लोग बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ते हो। तो बेसिक चीज़ें पहले पढ़ो, अनुभव लो, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, यार हमें तो आता है। जब क्वेश्चंस को देखोगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा। एनईपी से रिलेटेड जब भी सवाल आएंगे ना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देंगी। ठीक है, अपसारी चिंतन को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि अपसारी चिंतन क्या होता है, जैसे कि अप, एक के ऊपर एक, अप। ठीक है, तो अपसारी मतलब अप मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि आप अलग अलग तरीके से एक समस्या के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है अपसारी चिंतन। जैसे आपको एक समस्या दे दी गई और समस्या के समाधान आपको ढूंढने हैं, आप कैसे ढूंढेंगे वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, और एक होता अभिसारी, वो हम लोग थिंकिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक कक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक कक्षा जो होती है क्लास 3 से 8 तक की होती है। उम्र की बात करें तो 8 से लेकर के 11 साल। दूसरी बात करें मध्य अवस्था की बात करें तो वो 6 से लेकर के 8 की होती है, और जो होती है 11 से लेकर के 14 साल। और बाकी जो आखिरी होता है माध्यमिक अवस्था, जिसमें 9 से लेकर के 12, 2 चरणों में, अर्थात पहले 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, जिसमें 14 से लेकर के 18 वर्ष की आयु होती है। कहने का मतलब क्या है बता देता हूँ। 5 और 3 प्लस 3 और 4, इसमें क्या होता है LKG, UKG और नर्सरी। नर्सरी LKG UKG आता है। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का, और क्लास 1 और 2 ये 6 साल का बच्चा है और ये 7 साल का बच्चा है। ठीक है, क्लास 1 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 क्या आता है, यहाँ पर 3 क्लास का बच्चा है, 4 का बच्चा है, 5 का बच्चा है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे 11, 12, 13, फिर यहाँ से आएंगे 14, 15, 16 और 17। ठीक है, एक साल ऊपर नीचे जाता ही है। जैसे 3 साल कंप्लीट करने के बाद जब चौथे साल में बच्चा जाता है तब यहाँ पर एंट्री लेता है, 5वें साल में, 6ठे साल में, 7वें साल में, 8वें साल में एंट्री लेता है। ठीक है, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चा जाता है, तो मान के चलो कि चौथे साल में जाता है नर्सरी में, LKG में 5वें में। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहले 3 से लेकर के 5 साल तक का जो बच्चा होगा
कक्षा 3 और 5 में जाए, जब कक्षा 3 से लेकर के 5 में जाएगा बच्चा, तो उसकी उम्र जो होती है 8 से 11 के बीच में लाई करती है। 6 से 8 क्लास में जाता है तो 11 से 14 साल की उम्र में जाता है बच्चा। और माध्यमिक अगर अवस्था की बात करें, जो कि 9 से लेकर के 12 तक 4 साल होते हैं, तो 14 से लेकर के 18 साल तक। बहुत आसान है, 1-2 बार देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यहाँ तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो भाषा शिक्षण पर देख लेते हैं, भाषा शिक्षण के बारे में क्या राय है इनकी, NEP वालों की। तो मातृभाषा में शिक्षा देनी है, आपको पता है, भाषा बलपूर्वक लागू नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। ये नहीं है कि अंग्रेजी बोलो बेटा नहीं तो फाइन लग जाएगा, नाम काट देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरे 3 भाषा सूत्र अपनाया जाएगा। 3 भाषा सूत्र क्या है आगे डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका हिंदी तो होगा ही होगा, ठीक है, इंग्लिश भी होगा आपका क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी, मातृभाषा होगी, ठीक है। तो एक मदर टंग होगी, एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा। मदर टंग इसलिए ताकि बच्चे सीख सके, हिंदी इसलिए क्योंकि राजभाषा है इंडिया की, इंग्लिश इसलिए क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। बहुत सारे ऑफिसेज में इंग्लिश में चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि हर कोई पढ़ सके। ऐसा क्यों सर, हिंदी में क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जो हिंदी प्रीफर नहीं करते हैं, वो अपनी मातृभाषा प्रीफर करते हैं। आप भी अपनी मातृभाषा में पढ़ते हो, जैसे आपकी मम्मी है मातृभाषा जानती हैं, और तमिलनाडु की एक मम्मी है वो भी मातृभाषा जानती हैं। अब दोनों लोगों को बात करना है तो अब कहेंगे कि नहीं हमें हिंदी तो आती नहीं है, हमें भी नहीं आती क्योंकि हमने सिर्फ जीवन भर मातृभाषा सीखी है। तो अब दोनों हिंदी सीखोगे, इससे अच्छा इंग्लिश सीख लो, ठीक है। तो इंग्लिश सीख लोगे तो आने वाले किसी भी समय में आपको फ़ायदा होने वाला है, तो इसीलिए इंग्लिश सिखाया जाता है, ठीक है। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL इंडियन साइन लैंग्वेज, जैसे कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपका जब कभी गला ख़राब हो जाए तो आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे? साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। जब आप कभी गुस्से में होते हैं, जब कभी आप क्लासरूम में होते हो, आप किस भाषा में बात करते हो? इस भाषा को ना ऐसा लगता है जैसे कि जो लोग बोल नहीं पाते ना उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए तो यूज़ किया जाता है, उनके लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जो साइन लैंग्वेज है हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो बस आपने इशारा कर दिया, ठीक है। कितनी रोटी चाहिए, तो आपने उंगली दिखा दी कि 1 चाहिए 2 चाहिए, तो ये सब क्या है? ये साइन लैंग्वेज ही तो है, ठीक है ना। क्लास में टीचर जो है आंख दिखा देता है तो समझ में आ जाता है भाई कि क्लास के बाहर जाना है। क्लास में टीचर ये नहीं कहता खड़े हो जा, बस है यू उंगली दिखा देगा तो बच्चा खड़ा हो जाता है कि खड़े हो जाओ। तो ये साइन लैंग्वेज है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया गया है। अगर आपकी कोई स्थानीय भाषा है जैसे भोजपुरी है, अगर आपको भोजपुरी आती है तो आप क्लास में बोल सकते हो भोजपुरी में, टीचर नहीं रोकेगा, ठीक है। अब मान लो क्लास में पंजाबी बोल दे तो वाह क्या बात है, पंजाबी बोलते हो, बहुत अच्छी भाषा है। भोजपुरी बोल दे तो टीचर बोलेगा कैसी भाषा बोल रहा है। भाषा तो दोनों ही है ना, बट किसी भाषा को आप कॉमेडी जोक या फिर हीन भावना से देखो, ये गलत बात है। इसीलिए सभी भाषाओं को यहाँ पर महत्व देना पड़ेगा आपको। समावेशी शिक्षा के बारे में NEP क्या कहता है कि सभी के लिए समान अवसर। समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर भी देखिए समान अवसर होंगे। दूसरी बात करें कि वंचित, जैसे कि कैसे समान अवसर होंगे, जैसे कोई वंचित है जिसको कभी पढ़ने का मौका मिला ही नहीं, लिंग के आधार पर लड़कियों को जाने ही नहीं दिया, नहीं तू घर में रह, तो कहीं नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, ज़माना ख़राब है, ये बोल दिया जाता है। और फैक्ट भी है भी ज़माना ख़राब, ऐसा नहीं है कि ज़माना ख़राब नहीं है, ज़माना ख़राब है भी, बट फिर भी अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो खेल है ना वो एजुकेशन का है, ठीक है। तो वंचित जो है, जैसे कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, आर्थिक आधार पर गरीब हो तो नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट स्कूल में बहुत फीस होती है। सामाजिक आधार पर तुम यार मुस्लिम हो तो मुस्लिम इस स्कूल में नहीं पढ़ते, हिंदू हो तो हिंदू के पास हिंदू इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एरिया जो है डोमिनेटिंग है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर आप इस कैटेगरी के हो, इस कास्ट के हो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भेदभाव होती थी। टीचर कहता था तेरा नाम काट दूंगा, भाग यहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को समान अवसर दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। बाल भवन हर जिले में बनाए जाएंगे जहां पर शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। आकलन कैसे किए जाएंगे, जैसे कि इनका समग्र प्रगति कार्ड बनाया जाएगा। प्रगति कार्ड मतलब क्या होता है, इनका एक कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो आपने देखा उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। योगात्मक से रचनात्मक, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ये जो योगात्मक है ना, ये कंप्लीट आपका रिजल्ट आपके हाथ में देता है। कहने का मतलब है आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, अब जो बीच का प्रोसेस चल रहा है ना वो रचनात्मक है, लेकिन जब रिज़ल्ट आपके हाथ में आ गया ना कि आपने 120 नंबर पाया, 130 नंबर पाया, 90 नंबर पाया, 95 पाया, वो आपका योगात्मक है। जैसे आपके
परिवार, आपके समाज के लोग क्या देखते हैं? आपके समाज के लोग ये नहीं देखते हैं कि बच्चे ने कितना क्रिएटिव किया, नो, वो देखेंगे कि आपने रिज़ल्ट क्या दिया। तो जो रिज़ल्ट होता है ना, वो योगात्मक होता है, और जो आपका क्रिएटिविटी होता है वो आपका रचनात्मक होता है। लेकिन बोलते हैं ना, सिर्फ रिज़ल्ट मैटर करता है, बीच की चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो जो योगात्मक होता है वो आपके सारी चीज़ें होने के बाद दिखाई जाती है, सबसे अंत में जो होता है वो योगात्मक होता है। लेकिन अगर सीखने के दौरान जो चीज़ें होती है वो रचनात्मक, अगर रचनात्मकता बहुत अच्छी है तो योगात्मक रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। आप क्रिएटिव अच्छा हो, पढ़ने लिखने में आप क्रिएटिव हो, आपको पता है कहाँ से अपडेटेड कंज्यूम लेना है, कहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना है, कहाँ पर PDF मिलेगी, सारी चीज़ें आप क्रिएटिविटी स्मार्ट तरीके से कर रहे हो तो रिज़ल्ट भी आपका स्मार्ट आएगा डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रटने के बजाय कॉन्सेप्ट की में रुचि डेवलप करनी है। मैं चाहता तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें न लिख करके सिर्फ बोल सकता था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, चीज़ों को सिर्फ बोलने से चीज़ें दिमाग में जाती तो हैं लेकिन आँखों में छपती नहीं है। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि सांप को मारो तो आँख में फ़ोटो खींच लेता है और उसका बदला लेता है कोई और आ करके, तो वैसे ही आँख में आपके भी छप जाता है। तो इसलिए मैं लिख करके और हाईलाइट भी कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। औसर, ISL, ये जो है थोड़ा सा कम अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है रटना, ये तो सबको पता है, तो इसको ब्लू से कर रखा है मैंने। तो क्यों, मैं चाहता तो इसको पूरा लिख करके भी ला सकता था, वो भी लेंदी हो जाएगा। अगर न लिखूं, अगर मैं हाथ से लिखूं, वो भी लेंदी हो जाएगा। तो चीज़ों को साइकोलॉजिकली तरीके से मुझे पता है किस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि बच्चों को समझ में आए, इसलिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो रटने के बजाय कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखोगे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। कोचिंग को बहुत उत्साहित किया गया है, तो ये जो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है इसकी नहीं, क्लास के अंदर जो आप देखोगे 3 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उनको कोचिंग को लेकर हतोत्साहित किया गया है। मतलब कि कोचिंग नहीं जाना है आप लोगों को, और ना ही टीचर को बोला गया है कि आप कोचिंग पढ़ाओगे। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि टीचर जो है स्कूल में आकर के सोते हैं, स्वेटर बुनते हैं, ठीक है, सिर्फ गपशप करते हैं कि मोदी ख़राब है तो योगी ख़राब है, तो सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, ये सब बकवासबाजी चलती है वहाँ पर। और ये सब करने के बाद टाइम तो मिलता नहीं है पढ़ाने को, तो कहते हैं बेटा अगर तुम लोगों को आगे जाना है ना तो हमारा कोचिंग ले लेना, ठीक है, 4 से 5 और 5 से 6 चल रहा है, सुबह में भी 7 से 8 चलती है। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी है, ठीक है, आप लोगों को याद रखेंगे। लेकिन बच्चे फिर भी कोचिंग जाते ही जाते हैं, उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज आता है, ऐसा नहीं है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ आती है, बस आप डेडिकेशन के साथ हर दिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, ऑटोमेटिकली नॉलेज आएगी। ठीक है, एक दिन में कभी भी नॉलेज नहीं आती। बोर्ड जो है 10वीं और 12वीं एज इट इज़ जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। समग्र रूप से हर तरीके से सारी चीज़ें पूर्ण रूप से डिज़ाइन है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका है, वो जो चीज़ें हैं वो अगली बार जब मॉडल चेंज होगा कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर दी जाएंगी। कोई एप्लीकेशन है उसको अपडेट करने से नया डिज़ाइन आ जाता है। तो हर चीज़ में डिज़ाइन अलग अलग ज़रूरी है। एक कपड़े पहनते हो बोर हो जाते हो, सोचते हो नए डिज़ाइन के कपड़े पहनने होने चाहिए, ठीक है ना। घर जब पेंट कराते हो, नहीं इस बार अब ऐसे नहीं पेंट कराना है, अब दूसरे तरीके का पेंट कराना है। तो हर चीज़ में जब नया डिज़ाइन है तो एजुकेशन में क्यों नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच भी बदलिए, सोच भी बदलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोच, इतना भी दिल्ली मेट्रो जैसा सोच न बना लें, सोच बदलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ज़माना चेंज है तो उसके साथ हर बच्चा कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। आपको भी बदलना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और है क्या। या बिल्कुल, प्रारंभिक अवस्था की बात करें उसको हम लोग व्यावसायिक एजुकेशनल भी कहते हैं, वोकेशनल कहते हैं, जिसमें क्लासिक से चीज़ें स्टार्ट होंगी। मैंने क्या बोला, क्लासेस से कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसे जावा पाइथन सिखाना, जिससे आप सॉफ्टवेयर के बारे में समझ सकेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है। ये एक स्किल है जिसकी बहुत डिमांड है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सीख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको जॉब अगर नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब, तो प्राइवेट में आप सरकारी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप BA बैकग्राउंड से हो और आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा 3 से 6 महीने का किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप ईजिली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। ये बात कौन बताता, कोई नहीं बताता, बट मैं बता रहा हूँ आपको। रोज़गार कौशल जो है बहुत सारे लोग बताते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताता, बताते होंगे यार, लेकिन मुझे ऐसा लगा बता देना चाहिए कि आप BA बैकग्राउंड से हो तो भी जा सकते हो, BCom से हो तो भी जा सकते हो, BTech हो तो भी जा सकते हो। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर आई थिंक एप्लीकेशन है, तो BCA करना पड़ता है। और उसके बाद आप देखोगे कि ये लोग जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लोग कोडिंग सीखते हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो सिखा दी जाएंगी क्लास 6 से, तो आप भी सीख सकते हो यार। रोजगार कौशल जो है यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। और आने वाले टाइम में तो देखो डिग्री की कोई वैल्यू होने वाली है नहीं, जो स्किल वाला बंदा है उसको ही कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी और डिग्री का कोई महत्व नहीं होने वाला।
रोजगार कौशल डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि आपको नौकरी मिल सके। ये रोजगार कौशल ही तो है दोस्त, ठीक है, रोजगार स्किल ही तो है। अगर आपने क्लास 6 में कोडिंग सीख ली, इंटर्नशिप भी कर लिया आपने, तो आपको रोजगार तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। क्षैतिज और लंबवत गतिशीलता दिलाना, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर ऐसे जा रहे हो ना, तो आपको ऐसे जाना भी आना चाहिए। तो ये होता है खड़ी पाई और पड़ी पाई, दोनों चीज़ों में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं गतिशीलता दिलाना है। क्षैतिज क्या है और लंबवत क्या है, ये देख लीजिए। तो क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है, जैसे कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मान लो आप गवर्नमेंट टीचर हो, और आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप खुल करके पढ़ा नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या किया कि एक प्राइवेट टीचिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट को छोड़ दिया। तो आप तो रहे गवर्नमेंट टीचर ही, लेकिन आपने चीज़ों को बदल दिया। जैसे कि आप थे सरकारी और आप हो गए प्राइवेट, ठीक है, आप हो गए प्राइवेट, लेकिन हो तो आप टीचर ही, ठीक है। तो आप समाज में रह कर के अपने व्यवसाय को चेंज कर देते हो, कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को चेंज करते हो, अपने प्रोफेशन को चेंज करते हो, तो क्षैतिज हिस्से में आ जाता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हो, जैसे कि आप हो टीचर, ठीक है, और आप बन जाते हो प्रिंसिपल, मतलब कि ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है। तो ऊपर की तरफ जाना लंबवत हो जाएगा। अब जैसे देखो, आप टीचर हो, टीचर के जैसा ही आप काम कर रहे हो, ठीक है, बराबर, उससे नीचे वाला काम नहीं कर रहे हो, टीचर वाला ही काम कर रहे हो। जैसे आप टीजीटी के टीचर हो तो टीजीटी वाला काम कर रहे हो, आप प्राइमरी पे नहीं आ रहे हो, टीजीटी का ही काम कर रहे हो। सरकारी हो फिर आप प्राइवेट में जा करके टीजीटी का ही काम करते हो। सैलरी से मैटर नहीं करता, आपकी प्रोफेशन की बात की जा रही है, ठीक है। हो सकता है प्राइवेट में जाओ तो 10,000 मिले और सरकारी में आपको 70 मिल रही है, लेकिन हो तो आप टीजीटी वाले, लेकिन ये क्षैतिज हो गया। लेकिन लंबवत की बात करें तो आप टीजीटी टीचर हो, फिर आप पीजीटी टीचर बन जाते हो, ठीक है, फिर आप प्रिंसिपल बन जाते हो, ये क्या है, लंबवत है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इन दोनों को दिखाना है कि भैया आपको अगर कितने भी कंडीशन ख़राब आ जाए, कम से कम क्षैतिज चीज़ों पे तो रहना, जो आपका प्रोफेशन है उस पर रहना, उससे नीचे तो आने की कोशिश मत करना, उसको मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट। और अगर मौका मिले तो लंबवत, मतलब कि ऊपर जाने की भी कोशिश करनी है। तो ये दोनों गतिशीलता सिखाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिक्षक शिक्षा देख लेते हैं। तो NCFTE, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2025 तक बनाया जाएगा, बिल्कुल नए तरीके से। जैसे टीचर के पढ़ाने का तरीका जानते ही हो, स्वेटर बुनना है क्लास में जा कर के, पॉलिटिक्स बात करनी है, तो अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें अब टीचर के लिए भी बदलेंगी, ठीक है, ताकि टीचर पढ़ाए और बच्चों का जो भविष्य है उसको बनाए। तो इसमें क्या होगा, टीचर को 4 साल का BEd यहाँ पर कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स कराना पड़ेगा। अब न्यूनतम डिग्री की वैल्यू जो होगी 4 साल होगी। साथ ही साथ मानक शिक्षक जो स्टैंडर्ड होगा, शिक्षा का एक स्टैंडर्ड फिक्स की जाएगी कि शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षक ही रखे जाएंगे। पहले मेरिट देखी थी, 10th में इतना है, 12th में इतना है, बना दो टीचर इनको, नहीं, अब एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन की जाएगी, किस लेवल का एग्जामिनेशन होगा। फिर अनुकूलित वातावरण में कहीं ना कहीं आप देखोगे एजुकेशन देना है, ठीक है। अनुकूलित, जैसे बच्चों के लिए क्या होगा, अनुकूलित वातावरण होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऐसे जगह स्कूल हो जहाँ पर कोई नॉइज़ ना आता हो, शोरगुल ना होता हो, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला एरिया ना हो। जब बच्चा पढ़ना चाहता हो उस हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, ठीक है, उसको उस तरीके से तैयार किया जाए, ठीक है। पारदर्शी भर्ती तरीका होना चाहिए, जैसे कि कोई नकल वकल ना हो, ठीक है। तो नकल वगैरह ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस तरीके से आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक उमंग आएगा यार, क्योंकि इतना तैयारी करते करते आप इतना खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना आपके अंदर कि यार मुझे बहुत कुछ आता है और मैं ये दूंगा। तो नॉलेज जब दिमाग में होता है ना, तो इंसान देता है दूसरों को, और जिसके पास नहीं होता है वो नहीं देता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जिसके पास अगर अच्छा नॉलेज है वो डेफिनेटली नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता है। और दूसरी बात, जब यार आप अच्छा काम करते हो तो आपको तो रिगार्ड चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रशंसा तो होनी चाहिए आपकी। तो पदोन्नति योग्यता आधारित होनी चाहिए, मतलब कि आपके पदों की जो उन्नति है, कहने का मतलब है प्रमोशन है, आपकी योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए कि प्रिंसिपल साहब के घर का काम भी कर देते हैं तो प्रिंसिपल साहब ने हमारा नाम रिकमेंड कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग्यता होगी, आपका टेस्ट होगा, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे भी एक्टिविटी कराई जाएगी। जैसे बच्चों के साथ एक्टिविटी होता है, उनका असेसमेंट होता है, टीचर का भी किया जाएगा, और उसके बाद उनको भी उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पद को बढ़ाया जाएगा उनके, ठीक है। NCT द्वारा बनाया जाएगा NPST। NPST क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। तो टीचर को प्रोफेशनल बनाने का एक जरिया है स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। तो अब देखोगे कि टीचर जो है, जैसे कि डॉक्टर है, कितनी इज्जत है डॉक्टर की, डॉक्टर साहब,
ठीक है, इंजीनियर है, ये एक प्रोफेशन ही तो है। लेकिन टीचर एक प्रोफेशन है, लेकिन कोई भी देखो सरकारी टीचर है, अरे पढ़ाता नहीं होगा, ये सब ऐसा ही पैसा लेते हैं सब। तो यही तो है ना, ये स्टैंडर्ड कहाँ है, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा, इस प्रोफेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा और एनसीटी द्वारा इस चीज़ को तैयार कराया जाएगा। उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात होगा। और अगर बात करें तो कुछ चीज़ें की और, तो विषयों में लचीलापन देखा जाएगा। फिर 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी, विभिन्न प्रवेश निकाय दिखाए जाएंगे, एबीसी की स्थापना की जाएगी। ये क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक अगर आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए दोस्त, बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आप भी देखोगे जितने सारे कंटेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 5% भी नहीं दिया मैंने आपको। और अगर आप PDF चाहते हो, नोट्स चाहते हो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, एमफिल को बंद कर दिया गया, इसको याद रखेंगे। कॉलेज को स्वायत्ता दे दी गई है। जैसे क्या होता था पहले, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजों को ऐसा स्वायत्ता दे दी गई है कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो। ठीक है, तो जब वो जो मर्जी वो करेंगे तो क्या होता है, नकल वकल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यूपी में आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वो यूनिवर्सिटी से क्या है, लिंक है, एफिलिएट हैं। तो जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, तो उनको क्या किया गया है, उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है और कॉलेज को सारी महत्वपूर्ण स्वायत्ता दे दी जा रही है कि जब कॉलेज चाहेगा तभी हो सकता है। ठीक है, जीडीपी का 6% तक खर्च किया जाएगा। ठीक है, और पहली शिक्षा नीति कब थी उसको देख लीजिए। पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में जारी की गई थी, कुठारी आयोग के द्वारा जारी की गई थी। उस समय क्या था, 10+2+3 पर आधारित वो शिक्षा नीति थी। लेकिन अब क्या है, अब जो है वो 5+3+3+4 पर आधारित है। प्रतिभावान विशेष स्कूल जैसे कि एनवी, इनको बंद कर इनको ओपन किए गए थे, जैसे कि जो नवोदय विद्यालय हुआ, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल जो थे यहाँ पर ओपन किए गए थे। ठीक है, मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा देना स्टार्ट किया गया था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले इंग्लिश में शिक्षा देने के लिए अंग्रेज़ों ने उकसाया था कि भाई इंग्लिश में शिक्षा दी जाए। ठीक है, आपने देखा होगा गांधी जी इंग्लिश में अच्छे थे, अंबेडकर साहब इंग्लिश में अच्छे थे, बहुत सारे लोग, नेहरू जी इंग्लिश में अच्छे थे। क्यों थे, क्योंकि उस समय इंग्लिश ही पढ़ाई जाती थी। अंग्रेज़ थे तो इंग्लिश ही पढ़ाते थे, तो इन लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ाई करी है। अब ये लोग भाई अच्छे परिवार से थे तो इन लोगों ने इंग्लिश पढ़ाई कर ली। ठीक है, और मुफ्त शिक्षा की बात भी यहाँ पर की गई, मुफ्त अनिवार्य एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, बहुत सफल नहीं रही क्योंकि धन की कमी थी। अब जब भाई मातृभाषा आप इसमेमें देखना चाहोगे, मातृभाषा को डालोगे और अलग अलग तरीके के विद्यालय ओपन करोगे, और उस समय आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा तंगी थी देश में। 1968 और 71 के आसपास तो आप देखोगे कि खतरनाक तरीके से युद्ध वगैरह चलते थे, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, धन की बहुत कमी थी। कमी तो देखो आज भी है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बट फिर भी धन की कमी है, तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। राज्य शिक्षा में थी तो राज्य सरकार अलग फैसला लेती थी और केंद्र अलग फैसला लेता था, इसलिए कोई उचित कार्य नहीं हो पाता था। दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में आई और इसमें आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, जिसमें IT सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बूम किया गया, फोकस किया गया। देखा जाए तो शिक्षा समवर्ती सूची में आया और मध्याह्न भोजन और सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा में कंप्यूटर। कहने का मतलब है, जब भी आपसे पूछा जाएगा सर्व शिक्षा अभियान कब आया, मध्याह्न भोजन और शिक्षा में कंप्यूटर कब आया, तो दूसरी शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। 1992 में ये संशोधित हुआ था, इसको याद रखेंगे। और दूसरी जो शिक्षा नीति थी उसको संशोधित किया गया था 1992 में, और यहाँ पर विज्ञान पर जोर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि प्राइवेट विद्यालयों को बंद करो, ये मनमानी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालयों को बंद करो, यहाँ से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कि NEP 2020 द्वारा कौन सा उपकरण विधि प्रस्तावित की गई है। भूमिका अदा करना, बिल्कुल सही बात है। भूमिका जो टीचर की है उसका तो अदा करना ही पड़ेगा आकलन करने के लिए। समूह में कार्य करना, ठीक है, समूह में कार्य करना, बच्चों के लिए समूह में कार्य करना भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सीखेंगे एक दूसरे के साथ। पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, बिल्कुल फैक्ट है। पोर्टफोलियो एक असाइनमेंट या फिर आप प्रोजेक्ट की बात करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखोगे
पोर्टफोलियो के बारे में तो वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों का पोर्टफोलियो बना जाता है, सुबह से शाम क्या कर रहा है, किस विषय में कितना अच्छा है, कब आता है, कब जाता है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। समूह में कार्य करना होता है, जैसे कि आप टीचर हो, आप बच्चों के साथ काम करेंगे, बच्चे जो है एक दूसरे के साथ काम करेंगे, सबको अपना अपना भूमिका अदा करना। जैसे टीचर है तो पढ़ाने का कार्य है, वो ईमानदारी से पढ़ाएगा, बच्चा भी ईमानदारी से पढ़ेगा, उसको हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे समूह में कार्य करना करेगा, अनुभवपरक शिक्षा करके सीखना, सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो बच्चा भी अपना काम करे, टीचर भी, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना है, टीचर को भी बनाना है, स्टूडेंट को भी बनाना है। तो सारी चीज़ें हैं दोस्त। टीचर अपना प्रोजेक्ट बनाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, और जो भी कहीं ना कहीं डाउट्स होंगे वो टीचर से पूछेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, चारों चीज़ें हैं। अब कहीं दिख रहा है कि चारों, आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखा तो धन्यवाद आपका। आप PDF के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम से मंगा सकते हैं। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।